आज हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के फंक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि गेट सी एच ई गेट स्पोर्ट्स क्लियर स्क्रीन साइज ऑफ ये किस तरीके से काम करते हैं। गेट सी एच और गेट सी एच ये आमतौर पर यूज़ नहीं होते लेकिन जो पुराने वर्जन्स हैं अ, अ, इसके कंपाइलर्स के, तो ये वहाँ पर यूज़, जैसे कि टर्बो सी है, तो ये अभी तक वहाँ पर ये यूज़ हो रहे हैं। तो इनके काम देखते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपका टर्बो सी का कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस आई डी ई। तो इसके अंदर सी और सी प्लस प्लस के दोनों के प्रोग्राम्स टाइप किए जा सकते हैं। तो वही हम करते हैं कि पहले न्यू फाइल बनाते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपकी नई फाइल बन गई। तो इसके अंदर अब वही हेडर फाइल आपने लिखनी है, include studio.h include। अब इसमें कोनियो भी लिखी जाएगी, कोनियो.h। उसके बाद void main ब्रैकेट। अब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, फर्ज करें करेक्टर टाइप का सी। अब जो आपको जो गेट सी एच का जो फंक्शन है, ये क्या करता है, एक करेक्टर इनपुट करता है कीबोर्ड से। इसका जो काम क्या है, ये एक कीबोर्ड से क्या करता है, एक करेक्टर लेता है। तो ये तब तक मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर इनपुट नहीं करवाते। फर्ज करें आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की बजाय आप क्या करें, प्रिंट एफ हेलो। तो इसे सिर्फ यही मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना और प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं करना कि प्रिंट एफ हेलो। तो इससे पहले आप कंपाइल करते हैं कि चेक करते हैं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ये 0 है, यानी कि ये ठीक है। कंपाइल करने के बाद इसे रन करना होता है। अब मैं पहली दफ़ा इसे रन कर रहा हूँ, तो ये देखें मैंने रन किया तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें ब्लैक स्क्रीन होकर दोबारा ये आप प्रोग्राम के अंदर आ गए, तो कोई डिस्प्ले नहीं। एक मैं तीसरी दफ़ा फिर रन करता हूँ तो फिर भी आपको डिस्प्ले नहीं। तो ये हो क्या रहा है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, रन भी हो रहा है, लेकिन आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही। आउटपुट डिस्प्ले होती है लेकिन वो इतनी तेज़ी से होती है कि आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद दोबारा कंट्रोल आपका मेन प्रोग्राम जो आपका ये है इसके अंदर आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि आउटपुट को रोकना है। तो आउटपुट को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक गेट सी एच का फंक्शन लगा देते हैं, गेट सी एच, बस, और कुछ भी नहीं। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही ये क्या होगा, प्रिंट एफ होगा हेलो, हेलो का मैसेज डिस्प्ले होगा, तो कंट्रोल आएगा गेट सी एच पे। तो गेट सी एच पे जैसे ही कंट्रोल आएगा तो आउटपुट आपकी रुक जाएगी और कीबोर्ड से जो गेट सी एच का फंक्शन है आपसे करेक्टर लेगा। जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका एंड होकर दोबारा यहीं पर आ जाएगा। तो इसी वजह से हम एंड पे यूज़ करते हैं गेट सी एच टर्बो सी के अंदर, ताकि आउटपुट आपकी रुकी रहे जब तक आप कीबोर्ड से कोई करेक्टर इनपुट नहीं करवाएंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ चौथी दफ़ा, तो देखें क्या होता है। तो देखें हेलो आपका क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो अब ये आपका जो गेट सेच का फंक्शन है ये क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूँगा तो क्या होगा, वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम ये एंड हो जाएगा। मैंने कोई की प्रेस की तो ये देखें वो एग्जीक्यूट हुआ और कंट्रोल वापस आपका उसके अंदर आ गया, दोबारा उसी प्रोग्राम के अंदर। तो ये देखें जितनी दफ़ा रन कर लें आप तो ये रहेगा। इस तरह क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा कि क्लियर स्क्रीन को यूज़ किया जाए। क्लियर स्क्रीन का जो होता है CLRSCR जो होता है वो किस मकसद के लिए होता है कि बाज़ का तो होता है कि जैसे आपने फ़र्ज़ करें अभी प्रोग्राम मैंने चलाया था 3-4 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाया था,
तो जैसे ही मैं फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा एग्जीक्यूट करवाया तो हेलो डिस्प्ले होना था, उसके बाद अगर दोबारा मैं करवाता हूँ रन करवाता हूँ तो हेलो ही डिस्प्ले होगा, लेकिन उससे जो पहले जो प्रीवियस प्रोग्राम की जो आउटपुट आई थी हेलो की तो वो भी साथ में डिस्प्ले हो जाती है। अगर बाज़ का तो ऐसा मसला हो कि अगर प्रीवियस जो आपने प्रोग्राम रन किया तो उसकी आउटपुट भी अगर डिस्प्ले हो रही हो तो फिर आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि जो प्रीवियस प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है उसे वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। इसका यही काम है आपके क्लियर स्क्रीन का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि गेट्स और पोर्ट्स का इनका क्या मतलब है। बल्कि गेट सी एच, आपका गेट सी एच ई बच गया है, इसको देखते हैं गेट सी एच ई का फंक्शन क्या करता है। गेट सी एच का तो आपका एक सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्लियर स्क्रीन यहाँ से ख़त्म करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ करेक्टर टाइप का, करेक्टर सी एच। अब मैं क्या करता हूँ, सी एच इज़ इक्वल टू गेट सी एच, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ प्रिंट एफ परसेंट सी और सी एच परसेंट कि यहाँ पर क्या होगी, एक करेक्टर वेरिएबल बना उसका नाम रखा है सी एच। उसके बाद मैंने कहा है सी एच इज़ इक्वल टू गेट सी एच, कि सी एच को वैल्यू कहाँ से मिलेगी। पहले तो हमने नॉर्मली किससे इनपुट करवाते हैं वैल्यू, वेरिएबल स्कैन एफ के ज़रिए। अब मैं एक सिंगल करेक्टर इनपुट करवा रहा हूँ गेट सी एच फंक्शन के ज़रिए। तो जैसे यहाँ पर कंट्रोल पहुँचेगा तो आउटपुट आपकी रुक जाएगी। मैं कीबोर्ड से कोई करेक्टर इनपुट करवाऊंगा तो वो जो भी करेक्टर इनपुट करवाऊंगा वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे कंट्रोल यहाँ पर आएगा प्रिंट एफ, वो क्या हो जाएगा, वो करेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर गेट सी एच होगा जो आउटपुट आपका रोक के रखेगा। तो जैसे अब मैं एंड कोई भी की प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम आपका दोबारा इसी स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, कीबोर्ड से आपसे एक करेक्टर मांग रहा है। फ़र्ज़ करें मैं जे प्रेस करता हूँ, जे मैंने प्रेस किया तो वही जे करेक्टर आपका क्या होगा, डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ की जो आपने स्टेटमेंट लगाई थी। तो उसके बाद मैं दोबारा कोई करेक्टर इनपुट करता हूँ तो ये आपका दूसरे वाला गेट सी एच एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम आपका यहाँ पर आ गया। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप प्रॉपर मैसेज वो कर लें प्रिंट एफ वैल्यू इज़। अब इसको दोबारा रन करते हैं, वो आपसे कोई वैल्यू मांग रहा है। फ़र्ज़ करें मैं ए इनपुट करवाता हूँ तो ये देखें ए इनपुट करवाया, वो सी एच वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और वही प्रिंट एफ के ज़रिए मैंने डिस्प्ले कर लिया वैल्यू इज़ ए। अब ये दूसरी वाली गेट सी एच क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे मैं कीबोर्ड से वैल्यू कोई इनपुट एंटर करवाऊँगा तो ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, ये आपका एंड हो गया। तो ये गेट सी एच का फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल करेक्टर आपसे इनपुट करवाता है कीबोर्ड से, लेकिन जो वो करेक्टर इनपुट होता है वो डिस्प्ले नहीं होता। जैसे ही मैंने कोई करेक्टर इनपुट करवाया तो डिस्प्ले नहीं हुआ जब तक वो प्रिंट एफ के ज़रिए आपने डिस्प्ले ना करवाया। तो इनपुट देते वक्त वो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे आउटपुट करवा के देखना चाहें तो फिर उसे देख सकते हैं। इस तरह दूसरा फंक्शन होता है गेट सी एच ई। ई से मुराद है इको। इको का क्या मतलब है कि जो आप करेक्टर इनपुट करवाएंगे आप वो आपको डिस्प्ले भी होगा इनपुट करवाते वक्त। प्रिंट एफ में तो होगा ही वो, लेकिन आपको इनपुट करवाते वक्त वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अब फ़र्ज़ करें मैं वाई इनपुट करवाता हूँ तो आपका देखें ये वाई यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो देखें वाई जो आपने इनपुट करवाया वो डिस्प्ले हुआ, उसके बाद जो प्रिंट एफ वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा वैल्यू इज़ वाई। तो गेट सी एच और गेट सी एच ई में यही दोनों में क्या है, बुनियादी फ़र्क है। इसी तरह आपका गेट्स और पोर्ट्स के आपके जो फंक्शन है वो हैं, ये क्या करते हैं कि गेट्स का क्या करता है कि ये स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए होता है, और इसी तरह जो पोर्ट्स का जो फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। तो इसकी अगर आप एग्जांपल बनाते करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको करेक्टर आपको का
स्ट्रिंग टाइप का वो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फर्ज करें वो सी एच, आगे उसके मतलब ये अब स्ट्रिंग टाइप का बन गया। अब आप इसके अंदर फर्ज करें वैल्यू देते हैं 10, कि आप क्या करेंगे 10 करेक्टर आप इनपुट मैक्सिमम करवाएंगे, 10 से ज़्यादा आप नहीं करवा सकते। इससे पहले आपने देखा था कि आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स थी वो आपने खाली छोड़ दी थी। क्यों खाली छोड़ दी थी? क्योंकि आपने उसी वक्त स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी थी यहाँ पर फर्ज करें। तो अगर आपने उसी वक्त ही यानी कि असाइन करनी हो स्ट्रिंग की वैल्यू, तो फिर यहाँ पर आपको स्ट्रिंग की लेंथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी वक्त वैल्यू असाइन नहीं कर रहे तो ये फिर कंपलसरी है कि आप क्या करें, स्ट्रिंग की लेंथ मेंशन करेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम कितने करेक्टर होंगे। तो ये आपका हो गया कि एक सी एच एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैक्सिमम कितने करेक्टर स्टोर होंगे, 10। तो अब आप क्या करते हैं कि फर्ज करें प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू, और ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अब उसके बाद अपने इनपुट लेने, जो इनपुट जाएगी वो सी एच की स्ट्रिंग के अंदर जाएगी। वैसे तो आप स्कैन एफ के ज़रिए भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने गेट्स के फंक्शन से लेनी है तो आप गेट्स का फंक्शन देखें। आप गेट्स जो आपकी इनपुट होगी वो किसके अंदर जाएगी, सी एच की स्ट्रिंग में। इसी तरह ये इनपुट आपकी स्टोर होगी। उसके बाद फ़र्ज़ करें आप एक और प्रिंट एफ लगाते हैं। आप प्रिंट एफ फ़र्ज़ करें आप देते हैं यू एंटर्ड, फ़र्ज़ करें यू एंटर्ड, ये हो गया। उसके बाद पुट्स के क्या क्या करता है कि स्ट्रिंग की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगी, यानी कि सी एच जो आपका है ये उसकी वैल्यू क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर ये पैगाम डिस्प्ले होगा, एंटर स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद वो आपसे एक स्ट्रिंग लेगा, जो भी आप इनपुट करवाएंगे वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर एक मैसेज डिस्प्ले होगा यू एंटर्ड, ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो पुट्स सी एच, जो भी आपने सी एच के अंदर स्टोर किया होगा वो आपका यू एंटर्ड के बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसे रन करते हैं तो पहली प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अब क्या हो रहा है, गेट्स का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया। आप कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाएं, आप फ़र्ज करें इनपुट करवा देता हूँ इमरान। तो अब एंटर प्रेस करूँगा तो दूसरी वाली प्रिंट है वो एग्जीक्यूट होगी, यू एंटर्ड। उसके बाद पुट्स का वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। पुट्स के वाला क्या करेगा, सी एच के स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, इमरान लिखा हुआ है। तो देखें यू एंटर्ड इमरान। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रिंग का वेरिएबल गेट्स और पुट्स के फंक्शन काम करते हैं। उसके बाद है क्लियर स्क्रीन जो हो गया। उसके बाद है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ का जो फंक्शन है ये आपको किसी भी डाटा टाइप का साइज़ बताता है कि कौन सी डाटा टाइप कितने बाइट्स ले रही है मेमोरी के अंदर। तो ये इंतहाई आसान है कि फ़र्ज़ करें ये आप ये ख़त्म कर दें। बस यही रहने दें कि पहले मैं फ़र्ज करें मैं करता हूँ कि इंटीजर चेक करता हूँ कि इंटीजर कितने बाइट्स लेता है। इंटीजर पैगाम ना शो करें, यहाँ पर बदल कर लेते हैं %d के बाइट्स आपकी क्योंकि इंटीजर में होती हैं। तो यहाँ पर लिखें साइज ऑफ इंट। तो ये क्या होगा, प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करवाएगा कि इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, और इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, साइज ऑफ इंट की। जो इंट की जो आपकी डाटा टाइप है उसका साइज़ कितना, उसकी बाइट्स कितनी है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी एज ए इंटीजर। 2 हैं या 4 हैं जो भी हैं वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगे। रन करते हैं देखें तो इंट का साइज़ वो कितना बता रहा है, 2 बाइट्स बता रहा है। इसी तरह फ्लोट का डिस्प्ले करवाना हो
तो ये फ्लोट 4 बाइट्स को ले रहा है। इस तरह जो करेक्टर है वो CHAR लिखें उसके लिए, तो वो क्या लेता है, 1 बाइट लेता है। तो अगर ये लाजमी नहीं कि आप डाटा टाइप लिखें, अगर यहाँ पर कोई आप कोई वैल्यू भी लिख दें तो वो भी बता देगा वो कितनी बाइट्स ले रहा है। फ़र्ज़ करें 5, तो 5 लिख दिया तो बताएगा कि 5 कितनी बाइट्स लेगा स्टोर होने के लिए, तो वो कितनी बाइट्स ले रहा है, 2। इस तरह अगर फ़र्ज़ करें 5.5 करते हैं तो वो कितनी बाइट्स लेगा स्टोर होने के लिए, वो 8 बाइट्स ले रहा है स्टोर होने के लिए। तो इस तरीके से जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है वो काम करता है। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर आपका यहाँ पर भी काम करेगा, और आपका आपका जो मॉडर्न जो ऑनलाइन GDB है यहाँ पर भी काम करता है, और टर्बो में भी वो काम करता है। तो अब कुछ एरर्स के बारे में देखते हैं कि अभी तक हमने एरर डिस्कस नहीं की। और आप ये अभी तक तो मैं जो लिखता आया हूँ वो ठीक लिखता आया हूँ, क्योंकि मैंने मिस्टेक नहीं की गई। लेकिन आप कोई मिस्टेक करते हैं प्रोग्राम लिखते हुए तो आपको वो एरर वो क्या करता है, मेंशन करता है। फ़र्ज़ करें ये वही वाला प्रोग्राम है जो भी हमने देखा था कि जी बिल्कुल ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें इनपुट करवा दिया F, तो ये उसने वैल्यू वही डिस्प्ले करवा। अब इसके अंदर मैं जानबूझकर कोई मिस्टेक करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये स्टूडियो है, इसका मैं S नहीं लिखता। अब इसमें रन करता हूँ तो क्या होता है, वो करता है कि TDIO.H नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो कहता है उसे नहीं पता कि ये TDIOH कोई फ़ाइल है या डायरेक्टरी है, क्योंकि वो कहता है ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये मौजूद नहीं है, क्योंकि इस तरह की फ़ाइल है ही नहीं। कौन सी फाइल हेडर फाइल है, वो std.h है। तो उसने ये सिंटैक्स एरर आपको बता दिया है, तो आप इसे रिमूव करें तो ये आप ठीक हो गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता यहाँ के, ये ब्रैकेट्स क्योंकि पेयर की फॉर्म में होते हैं, ये एक ब्रैकेट में मिस कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसका एरर क्या आएगा। वो कहता है एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर बिफोर प्रिंट एफ, कि प्रिंट एफ से पहले कोई उसको स्पेसिफायर को चाहिए डिक्लेरेशन। तो इस तरह और भी वो एरर दिखा रहा है। ये एक और एरर दिखा देगा एक्सपेक्टेड, ये आपको ब्रैकेट चाहिए एट द एंड ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो वैसे वो काफ़ी सारे एरर दिखा रहा है। जैसे आप ब्रैकेट लगाएंगे तो बाकी एरर्स भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलें ये ठीक हो गया। और यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने जो वेरिएबल बनाया है वो स्मॉल a बनाया है, और यहाँ पर आप जाके क्या कर देते हो, उसे कैपिटल A कर देते हैं। क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी जो C लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, जिसमें स्मॉल जो लेटर होंगे वो डिफरेंट होंगे कैपिटल से। आपने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है करेक्टर टाइप का वो क्या है, स्मॉल a है। वहाँ पर अब आप आगे जाके क्या कर रहे हैं, स्कैन एफ के अंदर कैपिटल A लिख दिया। कैपिटल A के अंदर वैल्यू, कैपिटल A तो डिफरेंट है और स्मॉल a डिफरेंट है। तो अब वो कौन सी टाइप का आपको एरर डिस्प्ले करवाएगा। वो कह रहा है ए अनडिक्लेयर्ड, कि ए को आपने डिक्लेयर नहीं किया, कि ए के वेरिएबल को आपने नहीं बनाया कैपिटल ए को। आपने बताया था स्मॉल ए तो डिफरेंट है, लेकिन कैपिटल ए आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो उसने ये एरर क्या किया, आपको डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, सेमी कॉलन नहीं लगाता, उसका एरर क्या होगा। वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर स्कैन एफ, कि स्कैन एफ से पहले वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेमी कॉलन होना चाहिए। ये स्कैन एफ है, स्कैन एफ से पहले ये लाइन है, तो वो कह रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेमी कॉलन होना चाहिए। तो उसने सेमी कॉलन का ये एरर निकाला। फ़र्ज़ करें आप एक डबल कोड नहीं लगाते यहाँ पर, तो उसका एरर क्या आएगा। वो कह रहा है दी अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दी, ये वो आपको बता रहा है कि ये कोई क्या है, दी जो है वो कहता है अनडिक्लेयर्ड है। वो दी को अब क्या कर रहा है, एक वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ कर रहा है, कि ये आपने जो THE है ये वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं। तो जैसे आप डबल कोड लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये एक मैसेज है जिसको डिस्प्ले करवाना है, ये वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं ये कॉमन एरर्स हैं जो कि प्रोग्रामर से होते हैं। तो अगर आप देख के प्रोग्राम टाइप करें, अगर आपको रूल्स पता है, सिंटेक्स पता है, तो एरर्स भी कम से कम होंगे।
हाँ, तो आज के लेक्चर में इतने, और जो चैप्टर आपका एंड हो गया इनपुट और आउटपुट वाला, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स का, जिसमें हम डिसीजन भी ले सकते हैं,